देखिए बच्चे, बेसिक ऑफ चार्ज सेक्शन 15 आपका चार्जिंग सेक्शन है। ये आपको बताता है कि सैलरी टैक्सेबल कैसे होगी, क्या प्रोविजंस हैं। सारे सेक्शन जो प्रोविजंस है आपके सेक्शन 15 में ही दिए हुए हैं। मैंने बताया कि इस चैप्टर में सेक्शंस बहुत कम हैं। सेक्शन 15, 16, 17 तीन ही सेक्शंस हैं। कुछ डिडक्शंस के हैं सेक्शंस बीच में। एक चैप्टर बच्चे हमने बीच में नहीं किया अभी, इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम की कुछ बात कर रहे हैं। वो सेक्शन 10 उस वहाँ कवर होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे कि आप पहले सैलरी वाला चैप्टर कवर करो, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारे सेक्शन सैलरी वाले चैप्टर वाले ही हैं। एक बार आप ये पढ़ लोगे ना पूरा, उसके बाद हम वो चैप्टर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। आप ये मत सोचना कि मैंने उसको छोड़ ही दिया है। सैलरी खत्म होते ही मैं हाउस प्रॉपर्टी से पहले आपको वही चैप्टर करवाऊंगा और आपके लिए बहुत ईजी होगा उस टाइम करना। बेसिक ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें बच्चे, तो बेसिक ऑफ चार्ज में आपको कुछ प्रोविजंस बताए जाएंगे कि सैलरी कब टैक्सेबल होती है, एडवांस सैलरी क्या होती है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होती है, इस तरह की मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ते चलते हैं। सेक्शन 15 डील्स विथ द बेसिक ऑफ चार्ज। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस, ऑन रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। आपका एमसीक्यू है बच्चे। ये सैलरी आपकी टैक्सेबल कैसे होती है, ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस, जो भी पहले हो जाए उस बेस पे आपको टैक्सेबल हो जाती है। हाउएवर वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस is assessed in the year of payment, it cannot be subsequently brought to tax on in the year in which it became due। इसका कहने का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021, अब क्या हुआ, मैंने सर फैब में सपोज मेरी शादी थी, मैंने कंपनी को कहा कि मुझे 3 मंथ्स की सैलरी दे दी जाए, मतलब मेरे को फैब की भी मिल जाए, मार्च की भी मिल जाए और अप्रैल की भी मिल जाए। कंपनी ने कहा ठीक है, आपकी शादी है, शादी बार बार तो होती नहीं, ठीक है। तो कंपनी ने सपोज 3 मंथ्स की सैलरी मेरे को 1920 में दे दी। तो ये जो अप्रैल वाली जो आपकी सैलरी है बच्चे, ये तो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, लेकिन आपने पहले ले ली तो ये टैक्सेबल होगी आपके लिए 1920 में ही। 1920 में आपको 12 मंथ्स की नहीं 13 मंथ्स की सैलरी पर टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने एडवांस ले लिया, आपने सैलरी को एडवांस ले लिया। तो जैसे ही आपने एडवांस सैलरी ले ली बच्चे, वो टैक्सेबल होती है। अब हम आते हैं 2021 में। क्या आप ये कह सकते हो कि इस महीने, इस साल भी पूरे 12 मंथ्स पे आप टैक्स लेंगे सरकार, गवर्नमेंट, कि आप इस 2021 में भी अप्रैल की सैलरी पर दोबारा टैक्स ले सकते हैं? ना, अब नहीं ले सकते। जो अप्रैल मंथ यहाँ से कटकर यहाँ आ गया बच्चे, उसके ऊपर अब दोबारा टैक्स नहीं लग सकता। आपको यहाँ पर 11 मंथ्स की सैलरी पर ही टैक्स देना होगा। उसके बाद आता है, इफ ए सैलरी पेड इन एरियर हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड इन ऑन ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्स अगेन व्हेन इट इज पेड। सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च 2020, मान लो इन 3 मंथ्स की सैलरी आपको मिली नहीं। आपको हो सकता है भी कंपनीज में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। किंगफिशर था, 6 महीने की, 9 मंथ्स की उनको सैलरी नहीं मिली थी स्टाफ को। और मोस्टली बहुत सारी कंपनीज होती है यार जो थोड़ा सा लॉस मेकिंग होती है, या फिर जिनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट साउंड नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो सैलरी टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते। बहुत सारी कंपनीज का इशू है, प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट फर्म्स का और आपके एम्प्लॉयर का भी। आपको स्टाइपेंड कभी टाइम पे मिला है बच्चे? मतलब मैं बिग 4 की या इनकी बात नहीं कर रहा, जो मिडिल फॉर्म होती है, मीडियोकर फॉर्म्स होती हैं, नॉर्मली यार ये स्टाइपेंड वगैरह भी टाइम पे नहीं मिलता, तो सैलरी तो बहुत दूर की बात है। तो कई बार क्या होता है, जो ऐसी फॉर्म्स होती हैं उनमें एरियर हो जाती है सैलरी हमारी, जैसे जैन की मिली, फेब की नहीं मिली, मार्च की मिली, और इन्होंने क्या किया, अप्रैल में आपको इन तीनों मंथ्स की सैलरी को इकट्ठा दे दिया। 3 मंथ्स की सैलरी आपको यहाँ पर इकट्ठी पेमेंट कर दी। अब जो 2000 हमारा 1920 फाइनेंशियल ईयर था, आप क्या उनमें जनवरी, फरवरी, मार्च की सैलरी पर टैक्स देंगे? हाँ जी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि लिखा हुआ है बच्चे, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो ये ड्यू तो जैन, फेब और मार्च में हो चुकी, हमें रिसीव अप्रैल में हो रही है। तो बच्चे क्या होगा, जैन, फेब, मार्च में हम इनके ऊपर टैक्स दे चुके होंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चे, अप्रैल की बात आती है। अब नेक्स्ट ईयर की बात हम करें, अब नेक्स्ट ईयर में हम कहेंगे कि सर 12 मंथ्स की तो सैलरी मिली ही मिली, प्लस ये 3 मंथ्स की यहाँ पर ये भी मिल चुकी है।
तो दोबारा टैक्स थोड़ी ना लगेगा। सिंपल सी बात यार, लॉजिकल है कि अगर आप पहले किसी इनकम पर टैक्स दे चुके हो तो दोबारा थोड़ी ना टैक्स दोगे। इतना पागल कौन है यार कि दो बार टैक्स देगा, एक ही बार नहीं दे सकते, इतना हाई टैक्स रेट है हमारे इंडिया में। एग्जाम्पल इसी के ऊपर है बच्चे, पढ़ लेना इसको। फिर आती बात एडवांस सैलरी की। एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है बच्चे, अगर आपने कोई एडवांस सैलरी ली है तो वो आपके लिए फुली टैक्सेबल रहेगी। लेकिन दो चीज होती है, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक एडवांस सैलरी और एक एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज ए लोन, लेकिन एडवांस सैलरी इज योर इनकम। आपने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, टैक्सेबल है। लेकिन आप कहते हो देखो सर मेरी शादी है, मुझे कुछ पैसा चाहिए, आप मेरी सैलरी से डिडक्ट कर लेना धीरे धीरे, तो वो आप एडवांस सैलरी नहीं ले रहे, वो आप एक लोन ले रहे हो अपनी कंपनी से। तो एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी दो डिफरेंट चीज है बच्चे। एक हल्का सा अगेंस्ट का वर्ड ही होगा बीच में, कंफ्यूज मत होना। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज ए लोन, लेकिन एडवांस सैलरी इज योर इनकम। इसको एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं। लोन इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी। व्हेन एन एम्प्लॉय टेक ए लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर which is repayable in certain specified installment, the loan amount can be brought to tax as salary of the employee. Similarly, advance against salary is different from advance salary. It is an advance taken by employee from his employer. The advance is generally adjusted with his salary over a specified period time. It cannot be taxed as salary. तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी सिंपल सी बात है बच्चे, वो एक लोन है, आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है। एरियर ऑफ सैलरी की हम बात कर चुके हैं कि अगर आपकी सैलरी आपको नहीं मिली है तो उसे बोलते हैं एरियर। एरियर मस्ट बी चार्ज ऑन ड्यू बेसिस, हाउएवर देयर आर सर्कमस्टेंसेस व्हेन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ब्रिंग द सेम टू चार्ज ऑन ड्यू बेसिस। जैसे क्या होता है, अभी आपने सुना होगा 7th पे कमीशन अप्लाई हुआ था, तो ये क्या होते हैं, ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं। जैसे सपोज वो, मुझे एक्जैक्टली डेट याद नहीं है उनकी, सपोज वो 2019 में आपका 7th पे कमीशन अप्लाई हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि आपको जो सैलरी का इफेक्ट मिलेगा वो 2017 से मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल था कि जो 17-18 की आपकी सैलरी थी वो ड्यू बेसिस पे आपको टैक्सेबल कर दी जाए? नहीं, क्योंकि ये रूल्स कब आए हैं? 2019 में आए हैं। जिस टाइम 6th पे कमीशन आया था उस टाइम का भी ऐसा इशू आया था। 6th पे कमीशन आई थिंक 2012 के आसपास आया था, तो उन्होंने भी 3-4 साल पीछे की सैलरी तक का उनको इंक्रीज दिया था, इंक्रीमेंट दिया था। तो पीछे की सैलरी जो आप पे कर चुके हो जिस टाइम ये रूल नहीं आए थे, क्या वो ड्यू बेसिस पे आप टैक्सेबल कर सकते हो? नहीं कर सकते बच्चे। तो ये क्या होगा, ये जिस टाइम मतलब मिलेगा आपको उस टाइम टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हेन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ब्रिंग द सेम टू चार्ज ऑन ड्यू बेसिस। तो ड्यू बेसिस पर हम नहीं ला सकते थे बच्चे उस टाइम। मैं आज की बात करता हूं, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बनाते हैं। आप 2020-21 में जी रहे हो, ओके। 2020-21 में आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हो। सपोज आपकी पर मंथ सैलरी है बच्चे 50,000 रुपीज। आप मंथली सैलरी ले रहे हो, अप्रैल के लिए, मई के लिए, जून के लिए, जुलाई के लिए, अगस्त के लिए ले रहे हो। दिसंबर में एक रूल आ जाता है, दिसंबर में एक रूल आ जाता है कि आपकी सैलरी अप्रैल से 5,000 पर मंथ इंक्रीज कर दी जाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल। कि दिसंबर में एक रूल आता है कि आपकी अप्रैल से सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है। मुझे एक बात बताओ, क्या यार आपको पता था अप्रैल में कि आपकी दिसंबर में सैलरी इंक्रीज होगी? नहीं ना। तो ये इस तरह का, अगर मान लो ये दिसंबर 2021 में रूल आता, ये तो हमारा 2020 चल रहा है, सपोज ये नेक्स्ट ईयर ये रूल आता कि पिछले साल की 1 अप्रैल से आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है, तो क्या आपने 55,000 पर टैक्स पे किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि आप तो 50,000 ड्रॉ कर रहे हो ना आपको ये पता था कि आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो बच्चे कई बार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। इसमें भी लिखा हुआ है, सॉरी मैं देखना ही भूल गया, इफ पे कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट रिकमेंड्स द रिविजन ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, द एरियर रिसीव्ड इन दैट कनेक्शन विल बी चार्ज ऑन रिसिप्ट बेसिस। हेयर ऑल्सो रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ की बात की है, लेकिन वो रिसिप्ट बेसिस पे आपके लिए टैक्सेबल होता है। उसके बाद आता है जी सैलरी परक्विजिट एंड प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ द सैलरी, सेक्शन 17, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सैलरी क्या है, परक्विजिट क्या है, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी क्या है, एक एक करके बढ़ते चलते हैं। सैलरी क्या है, मीनिंग
अब मीनिंग आपको एग्जाम में तो लिखने के लिए तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ द टर्म सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इज मच वाइडर देन व्हाट इज नॉर्मली अंडरस्टूड। द टर्म सैलरी इज प्रपोजेस of income tax for the purpose of income tax 1961 will include both monetary terms, basic salary, bonus, commission, allowance, as well as non-monetary facilities, housing, medical facilities, interest-free loan, car, etc. तो सिंपल सी बात थी यार। उसके बाद कहता है जी व्हाट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डिफाइन द टर्म सैलरी। इंक्लूसिव डेफिनेशन है बच्चे, याद रखना इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। इंक्लूड्स मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अब क्या क्या चीजें, जैसे वेजेस, अब आप सर इसको वेज कह लो, सैलरी कह लो, कुछ भी कह लो, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ही होगी। वेज और सैलरी में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है बच्चे, कोई भी फर्क नहीं है। डिपार्टमेंट अगर आप कहते हो कि सर मैं तो अपने सीए से वेजेस ले रहा हूँ, कोई बात नहीं सर वेजेस पे टैक्स दे दो। आप कहोगे कि मैं सैलरी ले रहा हूँ, कोई बात नहीं सैलरी पर टैक्स दे दो। तो वेज और सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो वेज, एनी एन्युटी और पेंशन, आपको या आपके एम्प्लॉयर से कोई एन्युटी या पेंशन मिल रही है वो भी टैक्सेबल होती है सर। एनी ग्रेचुटी वो भी सैलरी कहलाती है। फी, कमीशन, परक्विजिट, प्रॉफिट एंड लियो सैलरी और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। उसके बाद आते हैं सर एडवांस ऑफ सैलरी। एडवांस ऑफ सैलरी, दिस इज नॉट द एडवांस अगेंस्ट सैलरी, दिस इज द एडवांस ऑफ सैलरी। उसके बाद आता है एनी पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, मतलब लीव एनकैशमेंट, आपको लीव की एनकैशमेंट मिल रही है। पीएफ, पीएफ के ऊपर बहुत बड़ा एक रूल है, हम उसको बात करेंगे उसकी। और लास्ट आता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर टू अंडर सेक्शन 80 CCD। हम 80 CCD पढ़ेंगे, उसके बाद इसको मैं डिफाइन करूंगा। फिलहाल बात थी कि सैलरी कहते हैं किसने सर, इसको सैलरी कहते हैं। क्या याद करना है? देखो यार, याद करने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ना ही थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा याद रख लेना कि इंक्लूड होता क्या है, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूसिव है, लेकिन इंक्लूड सब कुछ हो जाता है, तो याद करने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। उसके बाद इन्होंने एक एक टर्म्स को डिफाइन किया है। वेज, वेज का मतलब क्या है, इन कॉमन पैरेलेंस। अच्छा, वेजेस का मतलब क्या होता है बच्चे, जब आप फिजिकल वर्क करते हो ना तो उसे बोलते हैं वेज, और जब आप मेंटल वर्क करते हो और उसके लिए जो आपको रेम्यूनरेशन मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी। अब हम ऑफिस में जाके बच्चे क्या करते हैं, हम फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, हम मेंटल वर्क करते हैं, हम अपना दिमाग अप्लाई करते हैं, हम अपना माइंड अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमें जो पेमेंट मिलती है उसे बोलते हैं सैलरी। अब जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं उन्हें जो पेमेंट मिलती है उन्हें क्या मिलती है बच्चे, उन्हें वेजेस मिलती है। हम अपने सीए के ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, वहाँ पर हम करते हैं बच्चे मजदूरी, और हमें क्या मिलता है, वेजेज। ठीक है, लिख मत देना वैसे एग्जाम में, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि अपने सीए के ऑफिस में हम ड्यूरिंग आर्टिकलशिप क्या करते हैं बच्चे, हम मजदूरी करते हैं, हम फिजिकल वर्क करते हैं वहाँ पर। ठीक है, मेंटल वर्क से ज़्यादा बच्चे फिजिकल वर्क होता है सीए के ऑफिस में। खैर, तो बच्चे ये तो बात थी कॉमन पैरेलेंस, मतलब हम जो अंडरस्टूड करते हैं, हम जो समझते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में क्या है बच्चे, देखिए एक बार पढ़ लीजिए इसको। The term wages means fixed regular payment earned for work or service. The word wages, salary, basic salary are used interchangeably. मतलब डिपार्टमेंट इनमें, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है हमारी, वो इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रही है। Moreover, the payments in the form of bonus, allowances, etc. made to the employee are also included within the meaning of the salary. Under the Income Tax Act, there are certain payments made which are fully taxable, partially taxable, fully exempt. तो बच्चे बहुत सारी है। अब जैसे बेसिक सैलरी है, फुली टैक्सेबल है, एचआरए है, पार्शियली टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन भी है उसमें, और कुछ हमारे इस तरह के अलाउंसेस भी है जो फुली एग्जेम्प्ट है, उनके ऊपर कोई टैक्स हमें देना ही नहीं होता। उसके बाद बात आती है बच्चे अलाउंसेस की। अलाउंसेस मैंने बता दिया, मॉनेटरी आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस आर गिवन टू एम्प्लॉय बाय देयर एम्प्लॉयर्स। जनरल अलाउंसेस आर गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स लाइक हाउस रेंट अलाउंस, आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। तो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है, ये कैटेगरी आपको याद करनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा अलाउंस कहाँ फॉल करता है। तो सबसे पहले बात आती है फुल्ली टैक्सेबल, और फिर आती है पार्शियल टैक्सेबल, और फिर आती है फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट वाली, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस कैटेगरी ये इसलिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि हम याद कितना करेंगे यार, किसी चीज़ को आप क्या नाम दोगे।
मतलब फुल्ली एग्जाम्प्ट और पार्शली एग्जाम्प्ट वाली अगर कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो इसका मतलब वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। उसको कुछ भी नाम दे दो यार, कैब अलाउंस दे दो, गूगल अलाउंस दे दो, वॉच अलाउंस कर दो, कुछ भी कर लो यार। मतलब अगर वो इन दो कैटेगरीज में, कैटेगरी नंबर 3 और 2 में अगर फॉल नहीं कर रहा तो वो आपका फुल्ली टैक्सेबल होएगा। सबसे पहले बात करते हो फुल्ली एग्जाम्प्ट की, क्योंकि हमें याद इनको करना है, ये तो अपने आप होगा। फुल्ली एग्जाम्प्ट, अलाउंसेस टू द हाई कोर्ट जजेस। इंपॉर्टेंट है बच्चे, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं नॉर्मली ये चीजें। जो अलाउंसेस हाई कोर्ट के जजेस को दिए जाते हैं फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। हाई कोर्ट के जजेस को कोई भी अलाउंस अगर पेमेंट करती है गवर्नमेंट तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस पेड टू, अच्छा देखो हाई कोर्ट लिखा हुआ है, इन चीजों को याद रखना है आपको। अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ ने अगर कोई अलाउंसेस पे किए हैं आपके एग्जाम्प्ट हैं। कंपनसेटरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय जज, कोई कंपनसेटरी अलाउंसेस मिले हैं जज को तो वो भी एग्जाम्प्ट हैं। सब्चुरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोई सब्चुरी अलाउंस दिया गया है वो भी एग्जाम्प्ट है। अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जजेस की बात नहीं है। देखिए 1, 2 और ये 3, ये 3 तो जजेस के बारे में है। तो जजेस को जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जाम्प्ट हैं आपके। लेकिन जो अलाउंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉइज को देती है जो कि सर्विस रेंडर कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि एक कंपनी है, कोई भी लगा लो, डाबर लगा लो, रिलायंस लगा लो, रिलायंस ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को आउट ऑफ इंडिया भेजा है और उनको कुछ अलाउंसेस पेमेंट किए हैं, ठीक है, आपको कुछ बता देगा तो आउटसाइड इंडिया मेंशन करेगा बार बार कि देखो आउटसाइड इंडिया भेजा है, एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विस आउटसाइड इंडिया रेंडर कर रहे हैं। तो बच्चे ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। तो आपको याद क्या करना है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपको याद करना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो अलाउंसेस मिलते हैं फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया आर फुल्ली एग्जाम्प्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, बाकी तो इसमें सिंपल सी बातें हैं। फिर आता है पार्शियली टैक्सेबल। पार्शियली टैक्सेबल में एक तो मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है हाउस रेंट अलाउंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10-14, इसमें भी एक लिस्ट है बच्चे। इन्होंने वैसे तो आपको लगता होगा यार 2 ही हैं, 3 ये थे, बहुत आसान है ये याद करना, नहीं बच्चे, इसमें लिस्ट है एक, वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। इस तरह से ही लिस्ट है आपकी एक, तो चलो लिस्ट हम देख लेंगे, अभी नीचे आ जाएगी। उसके बाद आता है फुल्ली टैक्सेबल। अब फुल्ली टैक्सेबल में सबसे पहले आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, ओवर टाइम है, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, कुछ भी कह लो यार, अब क्या इसका नाम लेना है, तो बहुत सारे हैं ये, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस टैक्सेबल होता है सर। अच्छा ये होता क्या है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है बच्चे, नाम देखो सिटी, मैंने बताया था 2 सिटीज का एग्जांपल आपको, हिसार, दिल्ली। हिसार एक सस्ती सिटी है, दिल्ली एक महंगी सिटी है। अब दिल्ली से आप मुंबई जाओगे और महंगी हो जाएगी, मुंबई से आप बेंगलोर जाओगे और महंगी हो जाएगी। तो मतलब सिटी टू सिटी डिपेंड करती है ना कि वो कितनी कॉस्टली है। तो एक एम्प्लॉय जो हम मान लो सपोज मैं अपनी कंपनी के लिए हिसार में काम कर रहा हूँ, अब मेरी कंपनी कहती है कि अमित यार तू हिसार छोड़, तू दिल्ली चला जा, दिल्ली में जाके काम कर। तो बच्चे क्या मैं ऐसे ही चला जाऊँगा? मतलब मेरी जो प्रेजेंट सैलरी है क्या मैं कह दूँगा कंपनी को हाँ हाँ सर मैं भी चला जाता हूँ, मैं जाके वहाँ पे फ्लैट लूँगा और मैं वहाँ पे काम करना शुरू कर दूँगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट जो मेरा पैकेज डिसाइड हुआ है वो किसके लिए डिसाइड हुआ है? वो हिसार के लिए डिसाइड हुआ है। अगर मुझे किसी कॉस्टली सिटी में भेजा जाएगा तो उसके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो उसको बोलते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, टैक्सेबल होता है बच्चे फुल्ली। तो ये क्या होता है? परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज इन पर्टिकुलर प्लेस और अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये होता है आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। उसके बाद आता है बच्चे एंटरटेनमेंट अलाउंस। द अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज टू मीट द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी इन रिसीविंग द कस्टमर्स एक्सेट्रा। द एक्ट गिव्स ए डिडक्शन टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिडक्शन मिलती है बच्चे। द डिटेल्स ऑफ डिडक्शन परमिसिबल आर डिस्कस्ड लेटर ऑन दिस यूनिट। हम क्यों लेटर हम करेंगे, हम अभी करके आते हैं, पहले इसको बात करेंगे। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर कोई
एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो उसकी एग्जेम्पशन होती है, लेकिन लिमिट्स हैं। क्या लिमिट्स हैं, ऊपर आओ फटाफट से भी दिखाता हूँ। लिमिट्स कहाँ गई भाई लिमिट्स, अरे कितने ऊपर नीचे आ गया। ये देखिए सर, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, प्राइवेट के लिए नहीं है बच्चे, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्या है, या तो ₹5000, ये क्या है लीस्ट, इनमें से जो भी मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम आपकी कितनी हो सकती है 5000, या फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 1/5, ओनली बेसिक सैलरी का 1/5 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मतलब मैक्सिमम लिमिट तो है 5000, या फिर 1/5 तो बेसिक सैलरी, या फिर एक्चुअल रिसीव, जो भी कम हो आपके लिए वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। आज सपोज 10,000 मिले आपको, ठीक है, और आपकी सैलरी है सपोज, बेसिक सैलरी कहता हूँ मैं 20,000 है, तो 20,000 का 1/5 कितना हुआ है 4,000, ये 4,000 लेस हुआ, इसके अंदर 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आपकी सैलरी है सपोज, बेसिक सैलरी है 50,000, तो 50,000 का 1/5 कितना हुआ 10,000, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है 5,000 की, तो 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बस सिंपल है। लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आपको ये याद रखना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। अब आ जाओ फटाफट से नीचे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ये रहा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, transport allowance granted to an employee to meet his expenditure for the purpose of commuting between his place of residence and place of duty is fully taxable. However, in case of blind, deaf or dumb, orthopedically handicapped employee, exemption up to ₹3,200 per month is provided under section 10 subsection 14 subsection clause 2 sorry। तो read with rule 2BB, तो देखो ये ₹3,200 पर मंथ फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ओनली फॉर किसके लिए, जो हैंडीकैप्ड हैं, डीफ है, डम्ब है, ब्लाइंड है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब जो मतलब यार नहीं कर सकते, जिनको प्रॉब्लम है कुछ, तो उनके लिए है ये ₹3,200 पर मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट आप याद रखोगे, ये लिमिट भी याद रखोगे, और ये भी याद रखोगे कि किसके लिए अलाउड है, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ डीफ, डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। फिर बात आती है सर अलाउंसेज विच आर पार्शियली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सेक्शन याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पर्सनल लाइफ में भी, मतलब सोशल लाइफ में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डिडक्शन नहीं लेते कई मतलब एम्प्लॉयज़। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, चलो बता देता हूँ, टाइम है हमारे पास बच्चे, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी में क्या होता है, कुछ जो मेरे कलीग्स हैं वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो यूट्यूब से देखकर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो आई डोंट नो यार, उनको इतना दिमाग भगवान ने कैसे दे दिया, हमें तो इतना नहीं मिला कभी। वो यूट्यूब से देखते कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कैसे करें, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो मेरे एक कलीग थे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहे हो, उन्होंने भी अपनी इनकम की टैक्स की रिटर्न ऐसे ही फाइल कर दी, और बच्चे हुआ क्या, उन्होंने HRA की डिडक्शन ही नहीं ली, और हायर स्लैब में फॉल करते थे वो, और लगभग ₹20,000 उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया। और उसके बाद जो भी उसकी जो रिटर्न थी वो रिवाइज हो सकती थी, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि रिटर्न रिवाइज हो सकती है। तो मतलब यही है कि प्रोफेशनल को 2-3 हज़ार अगर आप नहीं दे सकते तो आप इसी तरह से लॉस अपना मतलब बियर करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। हो सकता है आपको कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई अच्छा सा नोटिस भी आ जाए, भारी भरकम आपसे अमाउंट भी मांग ली जाए। तो चलो हम तो प्रोफेशनल्स हैं यार, हमें तो पता होता है अपनी वैल्यू क्या है, लेकिन लोगों को नहीं पता होती। वो सोचते हैं यार इनको 2,000 क्यों दे, रिटर्न तो हम खुद फाइल कर लेंगे। तो करिए सर, ये उन्होंने की थी ना, ₹20,000 लग गए उनके। इनफैक्ट मैं अपने ऑफिस के जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मैं उनसे कोई फीस नहीं लेता कभी भी, और मैं एवरी ईयर 20 to 30 इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूँ। फिर भी यार पता नहीं क्या ईगो प्रॉब्लम होती है कि नहीं हम खुद करेंगे, हम CA क्यों करवाएं, हम खुद करेंगे। तो ठीक है सर, 20,000 का उनको लॉस लगा है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं यार कि हमारे आपके आसपास भी देख लेना, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको।
प्रोविजंस पूरे पता नहीं होते, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, बाद में या तो नोटिस होता है या अपना टैक्स ज़्यादा पे करते हैं वो। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है बच्चे? हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है फॉर द पर्पज ऑफ कि आप अपना जो रेंट है उसका एक्सपेंस बियर करने के लिए आपको दिया जाता है। फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता, फुल्ली एग्जेम्प्ट भी नहीं होता, पार्शली एग्जेम्प्ट होता है ये आपके लिए। एग्जेम्पशन मिलती है सर आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में। देखिए नॉर्मल, अच्छा इसमें दो चीज बनाई गई है, एक तो मेट्रो सिटीज और एक है अदर सिटीज। मेट्रो सिटीज कौन सी बच्चे? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, 4 महानगर, 4 मेट्रो सिटीज। इनके अलावा कोई भी अगर सिटी है उसके लिए अलग रूल है। रूल कुछ नहीं है यार, बल्कि एक हल्का सा डिफरेंस है। देखो कोई भी लिमिट है, कोई भी अलाउंस है, एक लिमिट तो आपको नॉर्मली मिलती है एक्चुअली रिसीव्ड। तो इसमें 3 लिमिट्स है। तो पहली है बच्चे एक्चुअली रिसीव्ड, तो HRA एक्चुअली रिसीव्ड। सेकंड है सर आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड उसमें से 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड का मतलब क्या? आपको अप्रैल के लिए अगर HRA मिला है तो आप अप्रैल की सैलरी देखेंगे, आपको दिसंबर का HRA मिला है तो आप दिसंबर की सैलरी देखेंगे कि रेलिवेंट पीरियड में आपकी सैलरी क्या रही। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड लिमिट है बच्चे 40% ऑफ द सैलरी, 40% ऑफ द सैलरी। 3 लिमिट्स है। HRA एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल में आपको कितना मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 40% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, लोअर। और अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो बच्चे जो 40% वाली लिमिट है ये हो जाएगी 50% की, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। याद रखना कि दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में, चेन्नई में है तो वो 50% ऑफ सैलरी होता है, अदर सिटीज में आपका होता है 40% ऑफ द सैलरी। और सेकंड कंडीशन जो है हमारी है वो है सर कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। बस सैलरी वाले चैप्टर में एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेगी, वो होएगी बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैलरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैलरी? सैलरी है क्या एक्चुअल में बच्चे? सैलरी अलग अलग डिडक्शंस के लिए अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं HRA की बात करूं तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग होता है बच्चे बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, ठीक है। ये गेस्टेटनर्स डुप्लीकेटर्स का एक केस होता था, आई डोंट नो आपकी बुक में दिया हुआ है नहीं हुआ, उसमें कहा गया था कि बेसिक सैलरी का मीनिंग होगा बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड आपका कमीशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, अभी बता देते हैं। एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन आउन हाउस। मतलब अब सिंपल सी बात है यार, एक्चुअल रिसीव्ड ठीक है, रेंट पेड, अब रेंट पे ही नहीं करेगा तो जीरो हो जाएगा। तो जो अपने घर में रह रहे हैं ना बच्चे, उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, जिसका खुद का घर है उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सैलरी फॉर द पर्पज है, ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बच्चे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सैलरी फॉर द पर्पज मींस बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस इफ प्रोवाइडेड फॉर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन। तो आपको ये याद करना है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, आपको याद करना है बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, इस तरह से आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आता है रेलिवेंट पीरियड मींस द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेड अकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको एक छोटा सा शायद एग्जांपल दिया हुआ है, फटाफट से देख लीजिएगा। कहता है मिस्टर राज हैज फॉलोइंग रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। कहता है जी बेसिक पे कितनी है उसकी, 3000 पर मंथ है, DNS अलाउंस मिला है 600 पर मंथ, कमीशन मिला है 6000 पर एनम, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर 500 रुपीज पर मंथ, HRA मिला है सर 900 रुपीज पर मंथ। कहता है जी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन टू मिस्टर राज। अच्छा एक चीज याद रखना सर, दो चीजें होती है, एक तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एक टैक्सेबल अमाउंट। MCQs में नॉर्मली ये चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। कई बार क्या होता है, आपसे पूछा होता है कि व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल। अब मान लो इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर आपसे यही क्वेश्चन MCQ में देके पूछ लिया जाए व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA, तो अलग चीज है। टैक्सेबल अमाउंट मतलब एग्जेम्पशन के बाद जो आपकी निकल के आएगी। और एक आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA, तो वो चीज अलग है बच्चे, वो बात कर रहे हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A की। तो आपको ये ऑलवेज मतलब ओपन माइंड से आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे एग्जेम्प्टेड अमाउंट पूछी गई है या आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट। दोनों में फर्क है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट काटने के बाद आती है आपकी टैक्सेबल अमाउंट, तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो देखिए बच्चे आपका HRA कितना मिला, 900 रुपीज पर मंथ, पूरे साल का है, कुछ और तो दिया नहीं हुआ। तो 900 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 10,800।
देखिए बच्चे, एक्चुअली रिसीव कितना किया, एक्चुअली रिसीव किया सर इन्होंने 900 रुपीज़ पर मंथ, और 12 मंथ्स का कितना हुआ बच्चे, 10,800। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी की क्या थी, एक्चुअल रिसीव्ड। सेकंड क्या थी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना किया है, 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो रेंट पे किया सर हमने 1,000 इंटू 12, और माइनस में 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ सर सैलरी थी आपकी, बेसिक सैलरी कितनी थी 3,000, और प्लस में डीए कितना था, डीए था सर आपका 600 रुपीज़ पर मंथ। कमीशन नहीं आएगा बच्चे, कमीशन, क्योंकि देखो कमीशन के लिए हमें ये नहीं बता रखा कि ये कोई फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है या कुछ है, नॉर्मल कमीशन है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, इन्होंने डीए के लिए बता रखा है, डीए फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये हमारी एजम्पशन थी, अगर ये नहीं लिखा होता तो भी हम मान सकते थे कि डीए इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लेकिन हमें ये लिखना पड़ता। अगर हम ये नहीं लिखा होता क्वेश्चन में तो हम अपनी एजम्पशन में बताते कि हमने माना है कि ये जो डीए है ये इट विल बी फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये आ जाता है बच्चे 3,600 का 10% कितना आ जाएगा, इंटू 12। तो 3,600 इंटू 12 का 10% ये आएगा सर 4,320। तो ये लिखा हुआ बच्चे, आगे मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है। 4,320, 12,000 से 4,320 निकालोगे 7,680, या फिर 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी बनेगा 7,280। 40% कैसे बच्चे, बेसिक प्लस डीए, 3,000 प्लस में 600 इंटू 12 का 40%। तो इनमें से लीस्ट कौन सा है, लीस्ट तो बच्चे यही है 7,680। तो आपको मिला कितना 10,800, एग्जेम्प्ट कितना है 7,680, तो टैक्सेबल कितना होगा 10,800 में से 7,680 घटा दीजिए, वो आपका होगा टैक्सेबल पार्ट ऑफ एचआरए। उसके बाद बात आती है बच्चे स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। मैंने बताया था कि इसमें भी एक लिस्ट होती है, हम उसको फटाफट से देख लेते हैं। स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ प्रीक्विजिट स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस incurred wholly necessarily and exclusively in the performance of duties of office or employment of purpose. For the allowance under this category, there is no limit on the amount which the employee can receive from the employer, but whatever amount received should be fully utilized for the purpose to which it's given to him. देखो बच्चे दोबारा से पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है इसने। कहता जी प्रोवाइड्स फॉर एग्जेम्पशन, आपको एग्जेम्पशन मिलती है। देखो बच्चे, आप ऑडिट पे जाते हो, मैं आपको रिलेट करके इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको विजुलाइज होगा। आप ऑडिट पे जाते हो, आप टैक्सी करके जाते हो, तो टैक्सी का जो फेयर है बच्चे, क्या आप अपनी पॉकेट से बियर करते हो? नहीं, आपका एम्प्लॉयर पे करता है। सपोज आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी में ऑडिट करने के लिए गए, आपने टैक्सी वाले को 10,000 रुपीज़ की पेमेंट की। अब 10,000 रुपीज़ की जो पेमेंट की आपको रिम्बर्समेंट मिल जाती है, तो वो 10,000 क्या आपकी सैलरी का पार्ट है बच्चे? हो ही नहीं सकता यार। हम ऑफिस के किसी काम से कहीं गए और ऑफिस ने उस खर्चे की हमें पेमेंट कर दी, तो ये हमारे लिए टैक्सेबल नहीं हो सकता। अब आप सपोज किसी कुछ ज़्यादा दूर जाना है, आपको एयर टिकट, आप बाय एयर जाते हो, तो एयर फेयर जो आपने बियर किया है आपको उसकी रिम्बर्समेंट मिलती है, या तो आपको उसकी टिकट्स मिलेंगी या आपको रिम्बर्समेंट मिलेगी। तो बच्चे जो रिम्बर्समेंट आप लेते हो, क्या वो आपके लिए टैक्सेबल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। सर आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कोई एक्सपेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। एक बार फिर से पढ़ो, स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ परक्विजिट। परक्विजिट नहीं है ये, आपको कहीं घूमने के लिए नहीं भेज रहे, आपको ऑडिट पे भेज रहे हैं। ये बात हो रही है कि आप वहां पे जाने के बाद घूमते हो जरूर, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका एम्प्लॉयर आपको सपोज आपको गोवा की ऑडिट मिल जाती है, कोई किसी होटल की या फिर कहीं की भी किसी कंपनी की गोवा की आपको ऑडिट मिल जाती है। आपका एम्प्लॉयर है सपोज दिल्ली में, दिल्ली से आपको गोवा की एयर टिकट मिलती है, वहाँ पे रहने के लिए आपको होटल का मतलब मिलता है, आप जाते हो। क्या आपका एम्प्लॉयर आपको गोवा विजिट के लिए भेज रहा है? मतलब नहीं है बच्चे। वो आपको दिल्ली का ट्रेड फेयर ना दिखाए फ्री में, वो किस लिए भेज रहा है? वो आपको ऑडिट करवाने के लिए भेज रहा है। तो हाँ, ये बात हो रही है कि अगर आप गोवा गए हो तो ठीक है, संडेज को या फिर कोई एक आधा दिन एक्स्ट्रा लगा के आप बीच वगैरह को घूम के आओगे, और जो चर्च वर्च है वो देख के आओगे, और जो कैसिनो है वो जरूर देख के आओगे। तो वो बात अलग है बच्चे। लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव था ऑडिट।
तो अगर आप कोई ऑफिस की परफॉर्मेंस के लिए, कोई आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर की रिम्बर्समेंट मिल रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। तो स्पेशल अलाउंसेज और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ ए परक्विजिट, कोई परक्विजिट नहीं है आपके लिए, ये स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस इनकर्ड होली नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिव इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब कोई आप अपनी ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको कोई रिम्बर्समेंट मिल रही है, वो टैक्सेबल नहीं होंगी। और बच्चे हम आर्टिकल्स तो ऐसे होते हैं, मतलब हम अपनी ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप हम बहुत इंजॉय करते हैं, आप भी आई नो कि करते होंगे। हम सेम सिटी में भी अगर ऑडिट पे जाते हैं ना बच्चे, तो भी हम कहीं ना कहीं अपना फोटो सेशन कर लेते हैं, ठीक है, और मतलब वो मस्ती अलग होती है। तो यार वो हमारी, लेकिन हमारी बेसिक ऑब्जेक्टिव उस मस्ती के लिए नहीं होता। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे? ऑडिट होता है। तो वो हमारे लिए परक्विजिट होती नहीं है, हम बना लेते हैं उसको, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं होती बच्चे कि कोई लिमिट डिसाइड कर दी जाए। अगर सपोज आपके पास कोई ऑडिट है, अब आप गोवा गए, वापस आते हो बाय एयर, फिर से जाते हो, फिर से आते हो, कोई लिमिट थोड़ी ना है। आपको सपोज 1 लाख रुपए एयर फेयर मिल जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ, भी कोई काम ही ऐसा था कि हमें वापस 2-3 चक्कर लगाने पड़ गए गोवा के। सपोज कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि गोवा जाते हैं, फिर हमें वापस आना पड़ता है, किसी और ऑडिट पे भी जाना पड़ सकता है, साइमल्टेनियसली हो सकता है कई ऑडिट चल रहे हो, हम इतने सीनियर है कि हमें अलग अलग ऑडिट्स पे जाके चेक करना पड़ता है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बच्चे वो एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट थोड़ी ना है, आपको कितना भी मिल सकता है, लेकिन वो नेसेसरीली आपने किसके लिए किया है? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। दूसरी कैटेगरी आती है बच्चे स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड टू असेसी either to meet his personal expenses at the place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him, or at a place where he ordinarily reside, or to compensate him for the increased cost of living। ये आपके क्या होते हैं बच्चे? ये भी exempt होते हैं। इसमें क्या है? For the allowance under this category there is a limit, एक लिमिट है on the amount which the employee can receive from his employer। Any amount received by employee in excess of these specified limits will be taxable in the hands as the income from salary for that year। It does not matter whether the amount is received is actually spent or not by the employee or for the purpose for it is given to him।